तो यार हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे एनीमे हिस्ट्री के वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मूवमेंट की, यानी जब लूफी गियर 5 में एंटर करता है। और ये मूवमेंट सही में इतना ज्यादा स्पेशल है कि वन पीस वालों ने जिस एपिसोड में ये मूवमेंट आने वाला है उसका टीजर तक निकाल दिया है। अब लूफी कैसे गियर 5 में एंटर करता है और कैसे गियर 5 में एंटर करके कायदो को हरा के वन ऑफ द 4 एम्परर बन जाता है, जानेंगे आज की वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार तुमने वन पीस के लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 1069 में ये देखा ही होगा कि CP0 के एजेंट की वजह से एंड मूवमेंट पे लूफी पे एक डेडली अटैक कर पाता है कायदो, और उन दोनों को ही ये लगता है कि लूफी फाइनली हार चुका है। लेकिन कायदो के साथ ये दूसरी बार था कि उसने अपने अपोनेंट को किसी और की मदद से हराया, और इसी रीजन की वजह से कायदो को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। उल्टा वो CP0 के उस एजेंट को वहीं पे खत्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मोमोनोसुके दिखाया जाता है जो कि इस बात से थोड़ा सरप्राइज होता है कि वो लूफी की वॉइस नहीं सुन सकता। और वहीं अगर कायदो के कैसल की बात करें जो कि पूरा की पूरा फायर से घिरा हुआ था और ऑलमोस्ट जल के खाक होने वाला था, तो तभी वहां पे एंट्री होती है कायदो की, जो कि मोमोनोसुके को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि एट द एंड लीडर तो वही था ना। और वो उन सबको ये भी क्लियर कर देता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी मर चुका है, और अगर कोई और है जो कि मेरा सामना करना चाहता है तो आगे बढ़े। अब ये चीज सुन के बीस्ट पायरेट्स यानी कायदो के सबऑर्डिनेट्स तो खुश होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वहीं समुराइज, लॉ, किड, उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा होता है इस बात पे। लेकिन क्योंकि वो लूफी की वॉइस नहीं सुन सकते थे तो उन्हें उस हार्श रियलिटी को मानना पड़ता है। और क्योंकि बिग मम को हराने के बाद लॉ और किड की हालत इतनी खास बढ़िया थी नहीं, तो इसलिए वो दोनों पूरी होप खो चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नामी कायदो की इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो ये तक मानने को तैयार नहीं है कि लूफी हारा है, वरना तो छोड़ ही दो। और भैया डरपोक नामी कायदो यानी एम्परर के मुंह पे उसे झूठा बोलती है, और इसी बात पे कायदो नामी पे हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पे मार को वहां पे आके उसे बचा लेता है और हिम्मत रखकर बोलकर शांत रहने को बोलता है, क्योंकि अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद कायदो अपना प्लान फिर से क्लियर करते हुए ये बोलता है कि ओनेगाशिमा जल्दी ही फ्लावर कैपिटल पे लैंड होगा जैसा कि प्लान हुआ है, और मैं सारे औरत, सारे बच्चे और ऑब्वियसली सारे आदमियों को स्लीव्स की तरह यूज करूंगा और इस कंट्री को एक जायगेंटिक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दूंगा। और ऐसा करने में तुम्हारी जानें क्यों ना चली जाए, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा रिप्लेसमेंट्स रहेंगी। और इसके बाद कायदो बड़े ही गुस्से में उन सारे समुराइज को घूरते हुए ये बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट में फाइट करने की? तुमने अब ऐसा कर ही दिया है तो अब मेरा गुस्सा झेलो। इस वॉर को हारने के बाद तुम्हारे हार का रिजल्ट होगा तुम्हारी फ्रीडम और तुम्हारी होप, जो दोनों ही खत्म होने वाली है। ये चीजें सुन के उन सारे समुराइज के पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन कायदो इस वॉर को खत्म करने के लिए फिर से मोमोनोसुके को वहां पे लाने की बोलता है, और दूसरी तरफ बाकी सारे बीस्ट पायरेट्स इस सिचुएशन का फायदा उठा के लॉ और किड को मारने की सोचते हैं, और हंसते हुए ये बोलते हैं कि भले ही तुमने बिग मॉम को हरा दिया हो, लेकिन कायदो सामा को हराना एक अलग ही लेवल की बात हो जाती है, जो कि तुम लोगों की औकात के बाहर है। लेकिन तभी सही टाइम पे लॉ और किड के क्रू मेंबर्स आके उन दोनों को जैसे तैसे बचा रहे होते हैं, और ये पूरी ही सिचुएशन होपलेस लग रही होती है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। सबसे पहली बात, लूफी हार चुका है जिस वजह से उन्हें कायदो से खतरा है। ऊपर से ये कैसल क्योंकि हवा में है इसलिए वो सब भाग भी नहीं सकते, और साथ ही साथ इस कैसल में आग भी लगी हुई है जिस वजह से वो कैसल के अंदर भी नहीं रह सकते। और समहाउ ये सब मैनेज भी कर लें इन तीनों चीजों से जैसे तैसे, लेकिन फिर भी ये पूरा आइलैंड फ्लावर कैपिटल पे लैंड होने वाला है। और ऐसा होने पर इस मिशन का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, और ऐसा होने से सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, वो है मोमोनोसुके, जिसे कि खुद को कोई होप नहीं लग रही होती है कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि बंदा पूरी तरह अपना मोरल हार चुका होता है बिकॉज ऑफ लूफीज डिफीट। इसके बाद हमें दिखाया था लूफी जो कि अनकॉन्शियस हालत में उसी जगह पड़ा होता है जहाँ पर कि कायदो ने लास्ट अटैक किया था। लेकिन तभी जुनेशा यानी ये ह्यूज एलिफेंट ये बोलने लगता है, मोमोनोसुके आई कैन हियर इट, जिसपे मोमोनोसुके थोड़ा सरप्राइज, क्या मतलब, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? तो इसके रिप्लाई में जुनेशा ये रिप्लाई देता है कि आई हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 800 ईयर्स बिकॉज ही इज हियर। और ये सारी चीज सुन के मोमोनोसुके और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड, हु इज, किसकी बात कर रहे हो तुम? तो इसके जवाब में जुनेशा ये बोलता है, जॉय बॉय हैज रिटर्न। और ये बोलते समय हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा होता है, जो कि खुद ये नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, आखिर वो कैसे खड़ा हो सकता है जबकि वो इतनी बुरी तरह हार चुका है।
और आखिर क्यों इसे इतना मजा आ रहा है। और जो जुनेशा ने ये बात बोली है कि जॉय बॉय आ चुका है, तो इस बात को सुन के मोमोनोसुके कांपने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, इवन बाल नहीं है उसके फिर भी, क्योंकि जुनेशा का पूरा इशारा लूफी की तरफ था। तो वो यही सोच रहा होता है कि क्या लूफी ही जॉय बॉय है। इसके बाद एक एक करके हमें सारी जगहों का यानी सारे फ्लोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या चीज, क्या स्ट्रॉ हैट जिंदा है। लेकिन कुछ लोग ये चीज जान के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, इतना कि लिटरली रो देते हैं, क्योंकि लूफी के अलावा उन सब के पास कोई होप नहीं थी जीतने की। इसके बाद हमें 5 एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो कि वानो की सिचुएशन को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक एलाइट एजेंट खो दिया और कायदो को एंग्री भी कर दिया। लेकिन तभी उनमें से एक ये बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमें फ्यूचर में इस बात का रिग्रेट होता है कि ये चीज हमने नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली ये बेहतर ही होता है कि डेंजरस वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके बाद उन्हीं में से एक ये टकला एक्सप्लेन करता है कि हर एरा में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गम गम फ्रूट को एक्वायर करने की कोशिश की है, लेकिन पूरे 800 सालों में आज तक सक्सीड नहीं हुई वर्ल्ड गवर्नमेंट। मानो कि वो फ्रूट जिंदा है, उनके हाथों से फिसल फिसल के भग रहा है। और इसी की कंटिन्यूएशन में हमें ये भी एक्सप्लेन कराया जाता है कि जोन फ्रूट्स जो होते हैं उनके पास खुद की विल होती है, और इस पर्टिकुलर फ्रूट का नाम ही एक गॉड से रिलेटेड है, क्योंकि गम गम फ्रूट नाम तो इन्होंने रखा है पूरी दुनिया को बहकाने के लिए, लेकिन उसका असली नाम जोन टाइप ह्यूमन फ्रूट है, मिथिकल मॉडल का। और इसको खाने के बाद और अवेकन होने के बाद बंदे की पर्सनैलिटी नीका जैसी हो जाती है, जो कि सन गॉड है एंड वॉरियर ऑफ लिबरेशन है, जो कि अपने आसपास सारे लोगों के मुंह पे स्माइल लाता है। और इतना ही नहीं, ये फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी फ्रूट की पावर इस फ्रूट की पावर से कंपेरेबल ही नहीं है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए और चलते कूदते हुए ये बोल रहा होता है, आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, और लगता है मैं कुछ देर और लड़ सकता हूँ। और लूफी अपने हाकी की पावर इंक्रीज करते हुए ये बोलता है, दिस इज द पिनिकल ऑफ व्हाट आई कैन डू बिकॉज दिस इज। अब इस हाकी की वजह से कायदो के ऑलमोस्ट सारे सबऑर्डिनेट्स अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं, जिसपे कायदो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और जब वो नजर घुमा के ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और कायदो को एक खिलौने की तरह पकड़ लेता है। और ये चीज देख के वहां पे प्रेजेंट सारे लोग शॉक्ड, क्योंकि ना सिर्फ उस हाथ ने कायदो को झगड़ा हुआ था, साथ ही साथ वो हाथ कायदो को खींचकर छत की तरफ ले आता है। और ये हाथ किसी और का नहीं, लूफी का था, जो कि कायदो को कस के पकड़ता है और लिटरली उसे रस्सी की तरह घुमा के जमीन में दे मारता है। और वो ये बार बार करता है बिना रोके, और ऐसा करते हुए लूफी को थकान तो छोड़ो, बंदा हंस रहा होता है। लेकिन वहीं कायदो भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि खुश होता है कि लूफी सरवाइव कर गया उसके हमले को। लेकिन तभी वो लूफी पे ब्लास्ट ब्रीथ के साथ एक और हमला करता है, जिसको देख के लूफी बड़े फनी वे में घबराता है। लेकिन उसके बाद जमीन को उखाड़ के उसे रबर में कन्वर्ट करके कायदो का अटैक उसी पे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर से वापस हंसने लग जाता है। इसके बाद कायदो, जिसे कि ऑब्वियसली कुछ भी नहीं हुआ था उस अटैक से, ये बोलता है लूफी से कि सॉरी अबाउट दैट इडियट, क्योंकि कायदो भी लूफी से इस तरीके से जीतना नहीं चाहता था। लेकिन लूफी अभी भी मुस्कुराते हुए ये बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं। अब इसके बाद कायदो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। लेकिन लूफी इसके जवाब में ये बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगा था मैं मर चुका हूँ। अब क्योंकि लूफी खुद रबर बनने के साथ साथ और भी चीजों को रबर बना सकता था, तो कायदो समझ जाता है कि ये लूफी की अवेकनिंग है। लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अवेकनिंग के दौरान इस तरीके का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो जोन टाइप फ्रूट्स में होता है, लेकिन इस तरीके के जोन टाइप के बारे में कायदो ने आज तक सुना ही नहीं था। और सुनेगा भी कैसे? 5 एल्डर्स की वजह से। और इतने में देखते हैं कि कायदो लूफी को खाने की कोशिश करता है, जिस पर लूफी रेजिस्ट करने की तो कोशिश करता है, लेकिन कायदो लूफी को चबाने की जगह उसे सीधा निगल लेता है। अब भैया, लूफी जैसे बंदे को कोई अगर निगल ले तो उसका क्या होने वाला है, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कायदो के ऐसा करने के बाद लूफी कायदो के पेट में ही अटैक करने लग जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कायदो अचानक से फूलने लग जाता है एक बैलून की तरह। और कायदो के साथ ऐसा होते हुए देख मोमोनोसुके और यामातो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि क्या ये भी कायदो की एक फॉर्म है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कायदो को ऐसी हालत में देखा ही नहीं था। और कायदो खुद इस चीज से सरप्राइज था कि क्या उसकी भी बॉडी रबर की बन गई है, सो ऐसा बिहेव कर रही है उसकी बॉडी। क्योंकि यार कोई भी लिविंग थिंग इतनी ज्यादा फूलती थोड़ी है, सीधे फट जाती है, खासकर ड्रैगन्स जो कि स्नेक के सिमिलर बताए जाते हैं। और तभी लूफी को 2 लाइट्स टिमटिमाती हुई दिखती हैं,
जो कि और कुछ नहीं कायदो की आंखें थी, जिनमें से लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है, उसकी नाक को पकड़ के उसके मुंह से बाहर निकले आता है और इस चीज को वो नाम देता है रॉकेट एस्केप। और ये सब होता हुआ देख मोमोनोसुके और यामातो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये फाइट इतनी सी भी रियल नहीं लग रही थी, कॉमिकल सी लग रही थी। और ये सारी चीजें अगर काफी नहीं थी तो लूफी उनको जायंट बन के दिखाता है, लिटरली साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि कायदो को अपने पैर से कुचलने की कैपेबिलिटी रखता है। अब क्योंकि लूफी विजुअली काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा था तो मोमोनोसुके यही सोच रहा होता है कि ये क्या है और मुझे लूफी की आवाज इससे आती हुई क्यों सुनाई दे रही है। इसके बाद हमें दिखाया था कायदो जो कि लूफी को अपने जबड़े में जकड़ लेता है, लेकिन तभी लूफी कायदो की बॉडी के 2 एंड्स को पकड़ के हवा में ही स्किपिंग करने लगता है और जमीन में पेलने ही वाला होता है। लेकिन तभी कायदो ब्लास्ट ब्रीथ का अटैक करता है लूफी पे, जिससे यामातो थोड़ा टेंशन में आता है क्योंकि लूफी ने डायरेक्ट हिट लिया था ब्लास्ट ब्रीथ का। और तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, इसी ब्लास्ट ब्रीथ ने पूरे पहाड़ को उड़ा दिया था। लेकिन लूफी उसी फायर का यूज करके और अपने पैरों का यूज करके कायदो की तरफ बहुत तेजी से लॉन्च होता है। लेकिन इससे पहले कि लूफी अटैक करता, कायदो अपना अटैक ऑलरेडी लॉन्च कर चुका होता है और ये वही अटैक है जिससे लूफी पिछली बार अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन इस बार लूफी का मुंह सीलिंग चीरते हुए काफी नीचे तक जाता है और इस बार इस अटैक से सिर्फ लूफी को थोड़ा सा पंप आता है अपने हेड पर। लेकिन अचानक से लूफी को ऐसे आते हुए देख सभी के रिएक्शन। इसके बाद लूफी वापस अपने मुंह को खींचता है और सही पोजीशन पे लाता है। लेकिन ऐसी हरकतों को देख के मुझे तो कॉमिकल लग रही थी फाइट, तुम्हें भी लग रही होगी, लेकिन साथ ही साथ कायदो को भी लग रही थी। लेकिन इसके बाद कायदो ये बोलता है कि बस बहुत हुआ, काफी एंटरटेनिंग शो था, लेकिन तुम अब अपनी लिमिट्स पे हो तो इसलिए मैं ही जीतूंगा, तुम्हारा जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस पे लूफी भी लाइक शट अप, किसने कहा कि मैं अपनी लिमिट्स पे हूँ। और ऐसा कहता है ये बंदा कि उसका रंग झड़ने लग जाता है, आई मीन वाइट कलर निकलने लग जाता है और ओरिजिनल कलर में आते हुए बूढ़ों जैसा दिखने लग जाता है, खाल लटकने लग जाती है बंदे की, आई थिंक ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से। अब लूफी को ऐसी हालत में देख कायदो वहीं पर बैठ जाता है और ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए लूफी ये बोलता है कि अरे हाँ, इससे पहले तो मैं मरने वाला था ना, सही में ज्यादा ही एनर्जी लेती है ये फॉर्म। लेकिन कायदो लूफी को ये एश्योर करता है कि तुम्हारे मरने के बाद ये ग्रेट बैटल की जो टेल है ये हमेशा आगे बढ़ती हुई जाएगी, चिंता मत करो। जिस पे लूफी बीच में ही रोकते हुए ये बोलता है आई डोंट नीड दैट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लूफी मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं बचता, बचती हैं तो सिर्फ बोन्स। और लूफी फिर से गियर 5 में एंटर करते हुए ये बोलता है इस फाइट का एंड ऐसे नहीं होगा। लेकिन कायदो हंसते हुए ये बोलता है रो संभल के, कहीं तो मन ना जाओ। जिस पे लूफी बड़े ही बैडएस तरीके से ये बोलता है यू एक्चुअली थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ दैट। और ऐसा कह के वो चल के हंसते हुए दौड़ने लगता है। लेकिन तभी यामातो ये बोलता है लुक आउट लूफी, क्योंकि कायदो लूफी के पीछे से हमला करने वाला था, जिसे लूफी देख तो लेता है लेकिन शायद अपने आप से डॉज नहीं करता और उस हमले से लूफी के चेहरे का स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसके बाद तुरंत ही कायदो फिर से एक अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से बनने वाली कंप्रेशन एनर्जी को लूफी स्टोर करता है और कायदो की तरफ जंप करके मुक्के के साथ छोड़ता है। जिसपे कायदो यही सोच रहा होता है कि सुप्रीम किंग वाली हाकी यूज कर सकता है, अपनी पावर्स यानी रबर वाली पावर्स को दूसरी चीजों में भी ट्रांसफर कर सकता है। इस तरीके का फाइटिंग वे उसने आज तक नहीं देखा था, इसलिए बंदे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार सकता है। लेकिन तभी लूफी ने जो अपना अटैक छोड़ा था, जब वो कायदो को पड़ता है ना, तो बंदे का चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और ये मुक्का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कायदो वन ऑफ द 4 एम्परर पीठ के बल गिर जाता है। और इस चीज से मोमोनोसुके और यामातो दोनों शॉक। लेकिन लूफी भी लाइक क्यों कायदो, मजा आ रहा है ना। अब इस अटैक के बाद कायदो लूफी से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहता था, वो था हु आर यू। जिस पर लूफी थोड़ा चुप। इसके बाद हमें जुनेशा दिखाया जाता है, यानी ये ह्यूज एलिफेंट, और ये काफी ज्यादा खुश होता है जॉय बॉय के फिर से अपीयर होने की वजह से, वो भी पूरे 800 साल बाद, क्योंकि ये एलिफेंट इतने सालों से इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। जहाँ पे लूफी कायदो के सवाल का जवाब देते हुए ये बोलता है हु एम आई एम मंकी डी लूफी, द मैन हु विल सरपास यू एंड बिकम अ किंग ऑफ पायरेट्स। इस पे कायदो हंसते हुए ये बोलता है हाँ जरूर, वैसे मैंने सुना तो था कि अवेकनिंग होने पर काफी तगड़ी पावर्स मिलती हैं यूजर्स को, और सही में ये रिडिकुलस पावर्स है। और इसी बात की कंटिन्यूएशन में कायदो ये भी बोलता है कि वैसे मैंने जितना भी एक्वायर करा इतने सारे सालों में ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका हूँ, मेरा कैसल, मेरे फॉलोअर्स। और इतना बोलता है ये कायदो कि उसे बीच में टोकते हुए लूफी ये बोलता है कि बस कर, अभी एक चीज और बची है जो कि मुझे तुझसे लेनी है। और इतना बोलते ही कायदो लूफी पे कॉम्बो अटैक्स करता है, जिसके जवाब में लूफी भी कायदो पे कॉम्बो अटैक्स करता है। जिसके बाद कायदो लूफी से ये बोलता है आई थिंक उसका ध्यान भटकाने के लिए
कि नीचे प्रेजेंट पूरे कैसल में आग लगी पड़ी है और वहां पे तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ लोग फंसे पड़े हैं जो कि थोड़ी देर में ही जल के खाक होने वाले हैं। जिस पर लूफी भी लाइक ना, मेरे दोस्त सबको संभाल लेंगे, मेरा काम बस तुम्हें हराना है। इसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सही में जहाँ नजर घुमा के देखो वहीं आग लगी पड़ी होती है। अब सब अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे होते हैं जिससे कि आग कम हो सके, लेकिन उन लोगों को वो फायर कम होने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही होती है। लेकिन जिम्बे की हेल्प से उस कैसल की ज्यादातर आग फ्लश हो जाती है। जस्ट लाइक लूफी सेड, उसके दोस्त सब संभाल लेंगे। लेकिन एक बंदा था जिसे जो काम दिया गया था वो उससे नहीं संभल रहा था, वो था मोमोनोसुके। क्योंकि अगर कायदो हारता है तो वो कैसल सीधे बहुत तेज स्पीड में नीचे गिरेगा और एक बम की तरह फटेगा। और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मोमोनोसुके को अपने फ्लेम क्लाउड्स की हेल्प से उस आइलैंड को हवा में ही रखना था। लेकिन भैया बंदा पहली बार तो ड्रैगन बना है, उससे क्या ही हो पाता, इसलिए बहुत होपलेस फील कर रहा होता है। इतना कि उसे पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आने लग जाते हैं कि उसकी माँ ने उसे कितने उम्मीद के साथ फ्यूचर में भेजा था और फिलहाल की सिचुएशन को देख के वो मन ही मन माफी मांग रहा होता है अपनी माँ से। इसके बाद हमें वापस कायदो और लूफी की फाइट दिखाई जाती है जिसके दौरान लूफी ने लिटरली लाइटनिंग पकड़ ली थी अपने हाथ से और उसी लाइटनिंग को वो कायदो पे दे मारता है, लेकिन कायदो आसानी से डॉज कर लेता है उसे और अपने अगले अटैक की तैयारी करते हुए ये बोलता है कि चाहे तुम कितना भी खेल लो, सिर्फ एबिलिटीज के बलबूते पे तुम वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर सकते। जिसके बाद लूफी कायदो पे अटैक तो करता है इससे पहले कि कायदो उस पे अटैक करे, लेकिन कायदो लूफी के उस अटैक को डॉज करके सीधे उसके मुंह पर वार करता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि अगर सिर्फ एबिलिटीज की ही बात होती तो रॉजर कभी किंग ऑफ पायरेट्स बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके की डेविल फ्रूट की पावर थी ही नहीं। और ऐसा कहते हुए कायदो लूफी को जमीन में पेल देता है, लेकिन वो जमीन एक ट्रैम्पोलिन की तरह लूफी को वापस कायदो की तरफ फेंकती है। कायदो अपने एक और अटैक के लिए तैयार होते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करता है और ये बोलता है, और ऐसा रॉजर इसलिए कर पाया क्योंकि हाकी ही है जो कि किसी भी तरीके की डेविल फ्रूट पावर को सरपास करती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने स्पेशल अटैक थंडर भगुआ का इस्तेमाल करता है और इससे लूफी को वैसे तारे तो दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी कायदो से वो बहुत ज्यादा दूर ना चला जाए, इसलिए वो कायदो को कस के पकड़ लेता है जिससे कायदो की बॉडी भी रबर में कन्वर्ट होने लग जाती है। अब कायदो लूफी का हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करता है पूरी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिस वजह से कायदो लूफी की कमजोरी यानी कटिंग अटैक्स करता है उस पर, जिससे लूफी को काफी ज्यादा डैमेज ही पहुंचता है। लेकिन फिर भी लूफी कायदो को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब इसके बाद कायदो अपनी फायर ब्रीथ भी छोड़ता है लूफी पे, लेकिन फिर भी लूफी अपना हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है कायदो से। इसके बाद आसमान से एक आवाज आती है, हे मोमो। और जब मोमोनोसुके उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है तो बंदे की आंखें बाहर निकले आती हैं, क्योंकि आसमान से एक बहुत ही बड़ा घूंसा उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है और इसके पीछे ऑब्वियसली और कोई नहीं लूफी था, जो कि मोमोनोसुके से ये बोलता है कि मैं अपना ये पंच लैंड करने वाला हूँ और ये आइलैंड यानी ओनेगाशिमा रास्ते में, तो जल्दी से जल्दी इस आइलैंड को हटाओ। जिस पे मोमोनोसुके की फट रही होती है, क्योंकि यार आइलैंड को मूव ना कर पाने की वजह से बंदा कुछ टाइम पहले रो रहा था और अगर अब उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा का पूरा आइलैंड ही तबाह हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें प्रेजेंट लोग भी। लेकिन लूफी बिना कोई झिझक के हंसते हुए ये बोलता है, डू इट मोमो, आई बिलीव इन यू। जिस पे मोमो भी लाइक, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बहरहाल अगर मोमोनोसुके की बात करें तो बंदे की पहले से ही फट रही थी और अब और ज्यादा फटने लग जाती है लूफी के इस एक्शन की वजह से, क्योंकि उसकी कई बार कोशिश करने के बावजूद वो आइलैंड टस से मस से नहीं हो रहा था, इसलिए वो लूफी से रुकने की भी बोलता है। लेकिन पता नहीं कैसे लूफी को मोमोनोसुके पे इतना ज्यादा विश्वास था कि उतना उसको खुद पर नहीं था। और वहीं अगर कायदो की बात करें तो वो लूफी का हमला डॉज नहीं करता है, उल्टा उसका हेड ऑन सामना करने का तय करता है और लूफी से ये पूछता है, टेल मी स्ट्रॉयट, क्या तुम्हें पता है कि 20 साल पहले इस कंट्रीज के हीरोज जल के खाक हो गए थे और तभी से ये एक लॉलेस प्लेस है और अब 20 साल बाद तुम लोग आए हो एज अ हीरो बन के, जिनका कि ये लोग पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहे थे। और ऐसा कहते हुए कायदो खुद को ही फ्लेम से कवर कर लेता है और कायदो की इस फॉर्म को देख के लूफी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जिस हाथ से कायदो को उसने कस के पकड़ रखा था वो हाथ भी उसे छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ हीट। इसके बाद वो लूफी से ये बोलता है कि चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि ये जो जायंट फिस्ट तुम्हारी मेरी तरफ आ रही है ये मुझसे छिपने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी। कि एट द एंड ऑफ द डे लूफी है तो रबर ही ना, लेकिन लूफी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कायदो से ये बोलता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं मेल्ट होने वाला, क्योंकि जिस चीज को हम हाकी बोलते हैं यहाँ पर वानों में उसे रियो बुलाया जाता है और ओल्ड मैन यानी इसने लूफी को सिखाया है कि बिना किसी भी चीज को टच करे उसको कैसे हार्म पहुंचाया जा सकता है।
डैमेज पहुंचाया जा सकता है। और इसलिए लूफी श्योर था कि वो कायदो को बिना छुए जमीन में घुसेड़ देगा, गाड़ के रख देगा, क्योंकि ये लूफी का कोई आम अटैक नहीं था। इस अटैक का नाम था बजरंग गन, जिस नाम की ऑब्वियसली इंस्पिरेशन बजरंग बली से ली गई है। और जब लूफी का अटैक और कायदो एज अ फ्लेम ड्रैगन टकराते हैं ना, तो यूं समझ लो आसमान फटने लग जाता है, जैसे कि दो एम्परर्स टकरा रहे हो। लेकिन स्टिल लूफी फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है कायदो के सामने। इसके बाद हमें कायदो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि हमें ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि कायदो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था। बंदा 10 साल की उम्र से ही वॉर से लड़ता हुआ आया है और इवन बड़े बड़ों को छक्के छुड़ाते हुआ आया है। अब वैसे तो कायदो क्रिमिनल था, लेकिन उसके इतने ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से नेवी चाहती थी कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। लेकिन भैया कायदो का अलग ही स्वैग था। वो नेवी की पकड़ में खुद से इसलिए आता था क्योंकि उसे भूख लगती थी, और जैसे ही वो पेट भर के खाना खा लेता था, नेवी से हर बार एस्केप कर जाता था। वो बंदे ने लिटरली प्रिजन को कैफेटेरिया बना के छोड़ दिया था। इसके बाद कायदो को रॉक्स पायरेट ज्वाइन करने का ऑफर आता है, जिसके बाद रॉक्स पायरेट यूं समझ लो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास 3 हुक्म के इक्के थे, बिग मॉम, कायदो और व्हाइट बियर्ड। इसके बाद रॉक्स पायरेट भी कुछ टाइम बाद डिसबैंड हो जाते हैं और कायदो अपना पायरेट ग्रुप ज्वाइन करके वानो को अपने शिकंजे में लेने की सोचता है और उसे एक वेपन फैक्ट्री की तरह यूज करने की सोचता है। इसके बाद एक दिन कायदो को अपने बच्चे के मुंह से यानी यमातो के मुंह से जॉय बॉय का नाम पता चलता है, जिसको कि ऑब्वियसली ओडिन की बुक से पता चला था। और उसे इतना भी पता चल जाता है कि ओडिन अपनी कंट्री यानी वानो को वर्ल्ड के लिए ओपन इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो जॉय बॉय को वेलकम करना चाहता था। इसके बाद हमें वापस लूफी और कायदो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कायदो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है लूफी पे और उससे ये पूछता है, टेल मी किड व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कैन यू क्रिएट। जिस पे लूफी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए ये बोलता है, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें कि मेरे दोस्त जितना चाहे उतना खाना खा सकें। और ऐसा कहते हुए लूफी आखिरी बार अपना पूरा जोर लगा देता है और कायदो पे डायरेक्ट हिट मार पाता है। लेकिन इसी के साथ साथ बिना कायदो के वो आइलैंड तो हवा में नहीं रह सकता था ना, तो मोमोनोसुके भी अपनी पूरी जान लगा देता है और फाइनली अपने फ्लेम क्लाउड्स की हेल्प से वो उस आइलैंड को हवा में तो नहीं रख पाता, लेकिन सेफली लैंड करा पाता है जमीन पर। जिसके बाद कायदो के गिरते गिरते वो फिर से पास्ट की कुछ ग्लिम्स याद करता है, जिसमें कि वो अपनी बात कंप्लीट करते हुए ये बोलता है कि किंग आई थिंक आई नो हु जॉय बॉय इज। जिस पे किंग पूछता है हु इज ही, तो इसके रिप्लाई में कायदो ये बोलता है कि जॉय बॉय वो बंदा है जो कि मुझे फ्यूचर में हराने आएगा। जिस पे किंग हंसते हुए ये बोलता है, तो लगता है हम उससे मिलने ही नहीं वाले। लेकिन गिरता हुआ कायदो रियलाइज कर चुका होता है कि लूफी ही जॉय बॉय है। अब जल्दी ही ये बात वानो किंगडम में सारे लोगों को पता चल जाती है कि ओरोची और कायदो उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हैं, जिस वजह से उनका जो फेस्टिवल था खुशहाली से भरा हुआ वो और भी रौनक भरा बन जाता है। और वो सब खुशी के मारे रो तब देते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि अकाज़ानान जिंदा है और साथ ही उनका मोमोनोसुके सामा भी जिंदा है। और उन्हीं ने उन सबको ओरोची और कायदो से छुटकारा दिलाया, क्योंकि ऑब्वियसली लूफी ने पहले ही मना कर दिया था कि इस विक्ट्री में पायरेट्स का नाम कहीं पर भी ना है। अब जहाँ वानो किंगडम में खुशी का माहौल था, वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट की फटी जा रही थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि नीका अपीयर हो चुका है और दूसरी बात ये कि जिस इंसिडेंट में वो अपीयर हुआ है उसी इंसिडेंट में 2 एम्परर्स एक साथ मारे जा चुके हैं और 2 एम्परर्स की एक साथ डिफीट होना, ये चीज वो कवर अप नहीं कर सकते थे और जल्दी ही ये खबर पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। अब इसके बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार करता हूँ वन पीस में हर फाइट के बाद, वो थी बाउंटी, जो कि 3 बिलियन पे पहुंच गई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूफी की। और लूफी के साथ ही साथ लॉ और किड, इन दोनों की भी बाउंटीज 3 बिलियन थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि 4 एम्परर्स कौन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सी के। और जब ये चीज हमें रिवील कराई जाती है तो हमें पता चलता है कि पहला तो शैंक्स था ही, दूसरा ब्लैक बियर्ड बना है अभी, तीसरा अपना लूफी बन जाता है एम्परर, और चौथा था बगी। दैट्स इट। इसी के साथ ही वानो किंगडम का इंसिडेंट खत्म हो जाता है और अपना लूफी एम्परर लेवल तक का बन जाता है। तो मैं गियर 5 लूफी वर्सेस अवेकन्ड लूसी देखना है कि नहीं, मुझे कमेंट से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, देखते हैं कितनी जल्दी कराते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।